हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और ये हमारा अरस्तू का थर्ड लेक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों विचारकों ने संगीत के महत्व पर जोर दिया है। दोनों इस बात पर सहमत है कि संगीत के व्यक्ति के जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देता है। यानी प्लेटो और अरस्तू को दोनों को मानना है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए संगीत का होना जरूरी है। दोनों विचारकों ने शिक्षा सिद्धांत का स्वरूप राजनीतिक है। प्लेटो की शिक्षा योजना में शासकों का सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। अरस्तू ने शिक्षा के नागरिकों के प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक कार्यों के संपादन की अभियोगिता बढ़ती है। दोनों विचारकों के मतानुसार शिक्षा राज्य के विकास और अस्तित्व के परामर्श बड़ा आवश्यक है। दोनों विचारकों ने राज्य की नियंत्रित शिक्षा पर व्यवस्था की है। दोनों विचारकों ने शिक्षा को मनोविज्ञानी आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। दोनों विचारकों ने शिक्षा को ऐसा साधन माना है जिसके द्वारा व्यक्ति गुण, दोष, शुभ अशुभ, अच्छाई बुराई को जान लेता है। दोनों विचारकों ने व्यक्ति को चरणबद्ध रूप से शिक्षित करना चाहा है। दोनों विचारकों ने शिक्षा को शांति साधना माना है, युद्ध नहीं माना है। दोनों विचारकों कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर पाशविक प्रवृत्तियों को खत्म करती है, सद्गुण का भाव मार देती है। दोनों विचारकों ने शिक्षा प्रदान करने की विद्यापीठ खोल रखी है। अरस्तू ने लाइसियस नामक शिक्षा संस्थान का खोल रखा है। प्लेटो ने अकादमी शिक्षा संस्थान का नाम रखा है। दोनों विचारकों ने इस बात का स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण व्यापकता आती है। शिक्षा के कारण ही व्यक्ति में किसी समस्या को बेहतर निदान कर सकते हैं। असमानताएं। प्लेटो का मानना व्यक्ति की आत्मा पहले ही विवेकशील होती है। शिक्षा द्वारा आत्मीय विवेकशीलता की सक्रिय एवं गतिमान कर दिया है, जबकि अरस्तू का कहना है कि व्यक्ति का आत्मा कार्य कागजे की भांति होती है। कोरे कागज से शिक्षा द्वारा उसे कोरी आत्मा सद्गुणी बातें लिखी जाती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के पाशविक प्रवृत्तियों को समाप्त कर सद्गुणी प्रवृत्तियों को क्रियाशील किया जाना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा महत्व व्यक्ति को सद्गुणी श्रेष्ठ बनाना है, उसका सद्गुण न्याय से परिचित कराना है, जबकि अरस्तू का शिक्षा लक्ष्य व्यक्ति को कानून से परिचय कराना और आदर्श नागरिक बनाना है। प्लेटो की शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी प्लेटोनिक शिक्षा काफ़ी लंबी चलती है, जबकि अरस्तुवादी शिक्षा व्यक्ति की जीवन के आरंभ 21 वर्ष की उम्र तक चलती है। प्लेटो की शिक्षा व्यक्ति शारीरिक विकास से मानसिक विकास की ओर बढ़ता है, जबकि अरस्तू की शिक्षा व्यक्ति सैनिक तक बनता है। यह अलग बात है कि यह कानून से परिचित होकर नागरिकता संबंधी कार्यों को संपादन का भाग लेता है। प्लेटो मानवीय और आत्मिक प्रवृत्ति यानी विशेषताओं को अनुरूप विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में साहित्य और संगीत पर समान रूप से जोर दिया है, जबकि अरस्तू ने शिक्षा योजना में संगीत पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है, साहित्य का बहुत ही कम। ऐसे में प्लेटो अरस्तू के दोनों विचारकों ने शिक्षा योजना का पर राज्य के नियंत्रण लगाया है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्लेटो की शिक्षा योजना राज्य की कठोर नियंत्रण, जबकि अरस्तू की शिक्षा योजना राज्य के नियंत्रण प्लेटो की भांति कठोर नहीं है। प्लेटो की शिक्षा योजना इस बात का बराबर ध्यान रखता है कि शिक्षा से व्यक्ति के कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा व्यक्ति की कानून से परिचित होने का मौका नहीं मिलता, जबकि अरस्तू की शिक्षा योजना नागरिकों को कानून पालन करने जोर दिया गया है। हम जानते हैं कि प्लेटो की आदर्श राज्य कानून अनुसृत है, जबकि अरस्तू के आदर्श राज्य में कानून का महत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो की शिक्षा संस्थान अकादमी में प्रवेश की गणित की जानकारी अनिवार्य है। इसके लिए अकादमी में मुख्य द्वार पर लिखा गया है गणित की जानकारी के बगैर अकादमी प्रवेश वर्जित है, जबकि अरस्तू शिक्षा संस्थान में लाइसियस में प्रवेश के लिए गणित की अनिवार्यता कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं की गई है। प्लेटो की शिक्षा योजना रोचक और काल्पनिक है, जिसका अनुप्रयोग असंभव दिखता है, जबकि अरस्तू शिक्षा योजना समान व्यवहारिक दिखती है, जिसका अनुप्रयोग कुछ संशोधन के बाद संभव है। प्लेटो की शिक्षा योजना भले ही आदर्शवादी और काल्पनिक है, परंतु उसमें क्रमबद्धता, पूर्णता, दृष्टिगोचर है, जबकि अरस्तू की शिक्षा योजना व्यवहारिकता और यथार्थवादिता होने के बावजूद क्रमबद्धता, पूर्णता, रोचक और अभाव के देखने को मिलती है। प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पत्ती तुलनात्मक अध्ययन से सब छूटता है कि प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा योजना से अनेक दृष्टियों से समानताएं हैं या कोई असमानताएं हुई है। दोनों विचारक शिक्षा योजनाओं की तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अरस्तू की शिक्षा योजना ज़्यादा व्यवहारिक और धरातली है, जबकि प्लेटो की शिक्षा योजना काल्पनिकवादिता का बोलबाला है, जिसे आकाशीय शिक्षा योजना कहना आलंकिक रूप से सही है, उचित होगा। अरस्तू का संपत्ति संबंधी विचार। अरस्तू अपनी फारसी रचना पॉलिटिक्स में पहली पुस्तक में 8वें अध्याय में 11वें अध्याय की संपत्ति का संबंधी धारणा का उल्लेख किया है।
प्रतिपादित करता है। अरस्तू ने संपत्ति को भोजन, वस्त्र, आवास के साथ नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक माना है। अरस्तू के संपत्ति संबंधी धारणा पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन के लिए घनिष्ठ संबंध है। अरस्तू कहता है कि बगैर संपत्ति मनुष्य पशु हो जाएगा, चाहे वह नागरिक हो या दास। अरस्तू की संपत्ति संबंधी धारणा व्याख्या पूरी ही स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। अरस्तू संपत्ति संबंधी प्लेटोनिक धारणा खारिज करता है। हम जानते हैं कि प्लेटो संपत्ति को बुराइयों को जड़ मानकर अभिभावक वर्ग, सैनिक और राजनीतिक वर्ग इसमें वंचित रखता है। इसका नाम देता है साम्यवाद। पर अरस्तू प्लेटो की साम्यवादी धारणा को पूर्णतः अस्वीकार करता है और जोरदार शब्दों में कहता है कि संपत्ति के परोपकारी वास्तविक अस्तित्व मुंह मोड़ना अव्यवहारिक और अभिगानिक है, क्योंकि इसके बगैर नागरिकों का जीवन उत्तम होगा, न ही दासों का न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस प्रकार अरस्तू संपत्ति की अनिवार्यता, व्यवहारिकता का प्रबल तर्क प्रस्तुत करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिंदा रखना चाहता है। संपत्ति को परिभाषित करते हुए अरस्तू ने कहा है, संपत्ति उन साधनों और समूह का नाम है जो राज्य समाज के लिए अति आवश्यक है, जिनका उपयोग परिवार, गांव एवं राज्य के समाज में होता है। सब ठीक है। अरस्तू ने अपनी संपत्ति संबंधी परिभाषा संपत्ति को साधन और समूह माना है, जिसका उपयोग राज्य रूपी संगठन सभी स्तरों में होता है। साथ ही यहाँ भी सब ठीक है। अरस्तू संपत्ति को एक प्राकृतिक वस्तु मानता है, जिसका आवश्यक व्यक्ति के जन्म से मरण तक होती है। संपत्ति एक तरफ दासों स्वामित्व के घरेलू कार्यों में यानी स्वामी के अवकाश उपलब्ध कराने हेतु व्यक्ति के अरस्तू दास कहता है, जिसके पास विवेक का अभाव है, पेट भरने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र और सर ढकने के लिए आवास मुहैया कराता है। दूसरी तरफ नागरिकों अरस्तू नागरिकों से राज्य के विधि निर्माण में विधि कार्यान्वयन में नया कार्यों में प्रत्यक्ष भाग ले इन दैनिक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए अलावा शरीर निर्माण में सुअवसर उपलब्ध कराती है। नागरिकों को सब और सुसंस्कृत बनाती है। सबसे अरस्तू मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति को बुराई के रूप में नहीं बल्कि उदारवादियों की अच्छाई के रूप में देखता है। अरस्तू आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संपत्ति के संग्रह पर जोर देता है। अरस्तू को मानना है कि दासों को उतना ही संपत्ति रखनी चाहिए जिससे जो भोजन, वस्त्र, आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। स्वामी नागरिक उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जिनसे व्यक्तित्व विकास हो सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, अरस्तू असीमित संपत्ति संग्रह को समर्थक नहीं है। उसका कहना है कि संपत्ति एक साधन है जिसका उद्देश्य जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। संपत्ति संग्रह इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर साधन रूप में करना चाहिए, न कि वर्तमान समाज की तरह संपत्ति का साध लक्ष्य मानकर ज़्यादा संपत्ति संग्रह करते रहना चाहिए। यह सब है कि अरस्तू ने संपत्ति को साधन माना है और साध नहीं। अरस्तू ने राज्य के चेतावनी दी कि आवश्यकता से ज़्यादा संपत्ति संग्रह राज्य या समाज को एक पतन सुनिश्चित है। राज्य में क्रांति, संवैधानिक और शासकीय परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी है। लोग आवश्यकता अनुसार संपत्ति संग्रह करें। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, ज़्यादा संपत्ति संग्रह क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है। अरस्तू ने संपत्ति के दो भागों में विभाजित करता है। प्रथम नाम सजीव संपत्ति है, जिसके अंतर्गत उस दासी रखा है। दूसरे शब्द में संपत्ति निर्जीव संपत्ति देता है, इसके अंतर्गत पूंजी, भूमि, भवन आदि वस्तुओं का रखता है। संपत्ति के प्रकार चर्चा के बाद अरस्तू ने संपत्ति उत्पादन में उपयोग की चर्चा करता है। अरस्तू ने संपत्ति उत्पादन दो उपाय बताए, प्रथम प्राकृतिक उपाय, दूसरे अप्राकृतिक उपाय। संपत्ति उत्पादन प्राकृतिक उपाय प्राचीन और महत्वपूर्ण कृषि, पशुपालन और अर्जित संपत्ति के प्राकृतिक उपाय के अंतर्गत रखा जाता है। अरस्तू कहना है कि संपत्ति उत्पादन के प्राकृतिक उपाय के लिए उत्तम माना जाता है। इसमें प्रकृति की मदद से उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक उपाय के नामकरण के लिए पीछे यह कारण काम आता है। संपत्ति अर्जन के अप्राकृतिक उपाय उसे कहते हैं जिसके उत्पादन प्रकृति के सहयोग नहीं मिलता है। इस प्रकार उत्पादन के अप्राकृतिक से कहा जाता है कि उसे प्रकृति से सहयोग तो नहीं मिलता है, साथ ही साथ ये प्रकृति नियमों के विरुद्ध भी है। प्रकृति नियमों के विरुद्ध होने के कारण संपत्ति अर्जन के प्राकृतिक उपाय अरस्तू अच्छा नहीं मानता है, बल्कि निंदा करता है। अप्राकृतिक उपाय के अंतर्गत आने वाले उपायों में ऋण के माध्यम से ब्याज कमाना, सूदखोरी, व्यापार से धन कमाना, वाणिज्य व्यापार आदि को रखा जाता है। अरस्तू इसकी निंदा इसलिए करता है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य शोषण होता है, अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह होता है, व्यापक आर्थिक हानि व्यक्तियों के बीच भी देखने मिलती है आदि। अप्राकृतिक उपाय कारण अमानवीय संबंधों में हास और दानवीय संबंधी अप्रत्याशित वृद्धि होती है। अप्राकृतिक उपाय के कारण अंतर्गत आने वाले सूदखोरी नामक व्यवस्था का अरस्तू सर्वाधिक अमान्य और निंदनीय कदम बताता है। इस संबंध में अरस्तू कथन में ही दोहराया जा सकता है कि संपत्ति अर्जन सबसे घृणित उपाय ब्याज लेना है। अतः इसकी निश्चितता बिल्कुल तर्कसंगत नहीं, क्योंकि इससे उपाय कारण मुद्रा का उपयोग करने वाली विनिमय पत्ती का लाभ कमाने की अपेक्षा स्वयं मुद्रा ही समय धन लाभ कमाया जाता है। मुद्रा का प्रचलन ही विनिमय के साधन रूप में होता है, न कि सूद खाकर धन की वृद्धि करने के लिए। इस प्रकार धन अर्जन है तो सूदखोरी सबसे अनुचित और अप्राकृतिक उपाय है। अरस्तू संपत्ति के संबंधित मध्यम मार्ग को अपनाता है। अरस्तू मध्यम मार्ग को संबंधित धारणा उसकी कहे गए दो बातों में परिचित होती है। प्रथम वो कहता है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार संपत्ति संग्रह करना चाहिए, यानी आवश्यकता से ज़्यादा संपत्ति संग्रह अनुचित बेईमानी है। वह संपत्ति के संबंध में मध्यम वर्ग को अपनाता है। दूसरे राज और संपत्ति के संबंध में विचार देते हुए अरस्तू कहता है कि राज के पास संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए
उतने होने चाहिए जिससे नागरिकों के राजनीतिक कार्यों का समुचित धारा बना सके, बाहरी आक्रमण से राज्य सुरक्षित रह सके। इस प्रकार अरस्तू इस बात का जोर देता है कि राज्य के पास उतनी से ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए और दूसरे राज्यों का आक्रमण कर दे, स्थिति से कम संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे राज्य पर धावा बोल दे। तथा अरस्तू का राज्य और संपत्ति संबंधित दृष्टिकोण संतुलित और मध्यम मार्गी कहना उचित है। अरस्तू संपत्ति के स्वामित्व कायम रखने के संबंध में निम्नलिखित तीन रहता है: सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक उपभोग, सार्वजनिक संपत्ति, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत संपत्ति, सार्वजनिक उपभोग। स्वामित्व के संबंधित प्रथम सिद्धांत में शीर्षक सार्वजनिक संपत्ति स्वामित्व सार्वजनिक उपभोग रखा गया। अरस्तू के अनुसार उचित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति किसी भी संपत्ति का होता है, इसलिए उसका सार्वजनिक उपभोग ठीक नहीं है। साथ ही अगर सार्वजनिक संपत्ति वाली संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग अनुदायिक पूर्ण होता है, माना होगा, जिसे सामाजिक हित में नहीं कहा जा सकता है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कहा जाएगा। इसके अलावा अरस्तू ने यह भी कहा है कि इस प्रथम प्रकार के स्वामित्व के समाज में राग और द्वेष पाया जाने लगेगा, अंततः समाज राज्य का पतन हो जाएगा। स्वामित्व संबंधी दूसरे सिद्धांत में सार्वजनिक और संपत्ति व्यक्तिगत उपभोग की ओर अरस्तू अस्वीकार करता है। अरस्तू कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति का तो व्यक्तिगत हित में से उपयोग कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो सरासर अन्याय और क्रांति कारण है। स्वामित्व संबंधी तीसरे सिद्धांत में व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक उपयोग के अरस्तू न्यायोचित और अराजक हित मानता है। अरस्तू कहता है जिस नागरिकों के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है वह सच्चा नागरिक जीवन जीने योचित रह जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन हाँ, इसका प्रयोग सार्वजनिक हित में होना चाहिए। अब तक अध्ययन से अरस्तू ने संपत्ति से धारणा को निम्नलिखित विशेषता बताई गई। अरस्तू ने संपत्ति को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और व्यक्तिगत निर्माण के लिए बहुत अनिवार्य बताया। अरस्तू ने निजी संपत्ति को जिंदा रखना चाहा है। अरस्तू ने संपत्ति को दो भागों में भेद किया है, सजीव और निर्जीव, और दास के स्वामित्व की संपत्ति का सजीव भाग और उपकरण मानता है। अरस्तू ने भले ही निजी प्रॉपर्टी के अस्तित्व को अनिवार्य बताया, लेकिन वह अनावश्यक संपत्ति संग्रह को विरोध करता है। अरस्तू के सापेक्षिक समानता धारणा अस्तित्व के लिए जनसंख्या पर रोक लगाने की बात कही है। अरस्तू ने दासों के न्यूनतम संपत्ति का आवश्यक बताया है ताकि दास में दैनिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास पूर्ति हो। दूसरी तरफ स्वामी नागरिकों के लिए संपत्ति न्यूनतम आवश्यकताओं पूर्ति के शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। संपत्ति के संबंध में अरस्तू के मध्यम वर्ग का अनुसरण किया है, जिसे संतुलित मार्ग और व्यवहारिक मार्ग का माना जाता है। अरस्तू ने संपत्ति के व्यक्ति निर्माण और जीवन पूर्ण के साधन माना, साधन नहीं, जबकि पूंजीवाद की ओर बढ़ते हुए वर्तमान समाज में व्यक्ति की संपत्ति के साधन नहीं, लक्ष्य की ओर माना शुरू किया। अरस्तू ने कहा है संपत्ति कारण नहीं व्यक्ति सक्रिय, इसलिए संपत्ति के अस्तित्व को कायम रखा जाना चाहिए। संपत्ति अर्जन में दो साधनों की चर्चा अरस्तू के द्वारा की जाती है, प्राकृतिक उपाय, अप्राकृतिक उपाय। अरस्तू संपत्ति अर्जन के अप्राकृतिक उपाय की निंदा करता है। यह स्पष्ट है कि अप्राकृतिक उपाय में अरस्तू सुदखोरी की निंदा करता है। अरस्तू स्वामित्व के संबंध में तीन प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन करता है, जैसे तीसरे प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक उपयोग का नाम दिया है, जो अरस्तू स्वीकार करता है। अरस्तू ने व्यक्ति के साथ साथ राज्य के लिए भी आवश्यकता अनुसार संपत्ति संग्रह की बात कही है। आलोचनाएं। अरस्तू ने संपत्ति संबंधी विचार की ओर अनेक आलोचनाएं की गई है, जिसमें निम्नलिखित ढंग से गया है। अरस्तू ने अपनी संपत्ति संबंधी धारणा को संपत्ति के प्रकार चर्चा करते दास दासी को सजीव प्रकार संपत्ति मान रखा है। दास दासी संपत्ति का अंग उपकरण मानकर अरस्तू ने अमानवीय कदम उठाया है। अमानवीय कदम के कारण उसे संपत्ति संबंधी धारणा को भला कैसे सराहा जा सकता है, मानवीय विचार कहा जा सकता है। अरस्तू की संपत्ति संबंधी धारणा भेदभाव आधारित है। अरस्तू का मानना है दासों केवल भोजन, वस्त्र, आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति है तो संपत्ति चाहिए। वह स्वामी नागरिक को अपनी चरित्र निर्माण कर संपत्ति चाहिए। दास और स्वामी के लिए संपत्ति जैसी सीमा अलग अलग अनुचित और भेदभाव आधारित है। अरस्तू ने स्वामी को यह सुझाव दिया है कि वह अपने व्यक्ति निर्माण के लिए ध्यान रखते हुए संपत्ति संग्रह करे, परंतु अरस्तू ने यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया कि व्यक्ति के निर्माण के लिए उसका आशय क्या है। थैंक यू दोस्तों।